हाँ जी बेटे, आपसे जो हमारी डिस्कशन हो रही है शेयर कैपिटल के चैप्टर की, हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। और काफ़ी सारे आपने मेरे लेक्चर्स जो हैं, वो टॉपिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो आपने देखे होंगे। और काफ़ी सारे हमने हर टॉपिक्स के रिलेटेड जो हैं आपको कॉन्सेप्चुअल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हैं आपको इस कोर्स में डिलीवर कर रहे हैं। तो अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो एक और वैरायटी का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जिसमें हमें जो शेयर्स को री इशू करना होता है, मतलब जो शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं और फॉरफिटेड शेयर्स को हमने री इशू करना होता है, हमें उसका री इशू प्राइस निकालना है। मतलब बेसिकली 95% क्वेश्चंस में री इशू प्राइस आया होता है और हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, कैपिटल रिजर्व। और ये जो क्वेश्चन है ये रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन है। हमें कैपिटल रिजर्व पहले ही गिवन है, हमें रिवर्स चल के, ठीक है, उसका री इशू प्राइस निकालना है। ठीक है, तो जस्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक वैरायटी है क्वेश्चन की कि है कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि जिससे आपकी ऐसी सिचुएशन को फेस करना भी आपको आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। वो बोल रहा है सिंह लिमिटेड एक कंपनी है जी, ठीक है, जिसने फॉरफिट किए हुए हैं 300 नंबर ऑफ शेयर्स। सिंह लिमिटेड कंपनी ने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया। जो शेयर का नॉमिनल प्राइस है वो 100 रुपीज के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, 75 रुपीज कॉल्ड अप है, मतलब कि अभी तक हमने शेयर होल्डर से 75 रुपीज कॉल की है। इसका मतलब 25 रुपए की जो फाइनल कॉल है वो अभी पेंडिंग है, हमने कंपनी ने अभी कॉल नहीं की। ठीक है, तो हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं होता, हमें तो नॉमिनल वैल्यू वो चाहिए जो कॉल्ड अप है, क्योंकि शेयर कैपिटल इससे क्रेडिट हुई होती है, शेयर कैपिटल इसी से क्या होगी, डेबिट होगी। और वो बोल रहा है जी कि ये जो हमने शेयर इशू किया है बेसिकली ये 10% प्रीमियम पे इशू किया। इसका मतलब हमने 10 का शेयर 10% प्रीमियम पे 110 इशू प्राइस होएगा। और अब कुछ बच्चों का ना यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये 75 में सर प्रीमियम इंक्लूडेड है। देखो, आप पहली लाइन को दोबारा पढ़ो। सिंह लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 75 कॉल्ड अप। वो आपको क्या बोल रहा है, 100 रुपीज का शेयर है कॉमा 75 कॉल्ड अप है, तो इसका मतलब 100 नॉमिनल है तो 75 भी नॉमिनल है। 75 के अंदर प्रीमियम नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो हमें कॉल्ड अप अमाउंट आई है ये विदाउट प्रीमियम है, हमने प्रीमियम के अलग पैसे लेने होंगे। ठीक है ना, अगर आप प्रीमियम इंक्लूडेड करके देखोगे इसका मतलब कंपनी ने 85 कॉल्ड अप किया होगा, जिसमें से 75 नॉमिनल है, 10 रुपीज प्रीमियम है। ठीक है, और उसके बाद उसने लिखा है ये जो प्रीमियम होएगा ये अलॉटमेंट पे इंक्लूडेड होएगा। और जो ये 300 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं वो हम क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर। मतलब कि जिस पर्सन के हम 300 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं उसने हमें अलॉटमेंट का 30 रुपए नहीं पे किया था, और 30 रुपए में प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, मतलब 20 रुपए नॉमिनल के नहीं पे किए, 10 रुपए प्रीमियम नहीं पे किया उसने। ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर्स हैं, 30 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स हैं, जिसमें 20 नॉमिनल वैल्यू के कॉल्स इन एरियर्स हैं, 10 रुपीज प्रीमियम के कॉल्स इन एरियर्स हैं। मैं प्रीमियम क्यों जान के अलग बोल रहा हूं, क्योंकि शेयर फॉरफिट करने के टाइम जब मेरे को एंट्री पास करनी है शेयर फॉर फीचर की एंट्री, उसमें एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो डेबिट होना है जो नहीं रिसीव हुआ। तो मतलब इस केस में 10 रुपीज हमें नहीं रिसीव हुए क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी नहीं पे किया, तो इसका मतलब एसपीआर अब डेबिट होने वाला है 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और इसके अलावा उसने हमें फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की 20 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब बेटे 30 रुपीज ये कॉल्स इन एरियर्स हैं, 20 रुपीज ये कॉल्स इन एरियर्स हैं, टोटल 50 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स हैं, जिसमें 10 रुपी हमारा प्रीमियम है, 40 रुपीज नॉमिनल के होंगे। ठीक है जी, और पहले हम यहां तक के क्वेश्चन की एंट्री पास करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में ना एंट्रीज पास करने की बात नहीं उसने की, उसने सिर्फ एक कैलकुलेशन हमें बोली है, री इशू प्राइस निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो फिर भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेंटेन करने के लिए मैं एंट्री पास करता हूं। अगर ये क्वेश्चन में मेरे को फॉरफिचर 300 शेयर जो फॉरफिट हुए हैं उसकी एंट्री पास करनी हो तो एंट्री ये पास होनी थी जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, शेयर कैपिटल विद नॉमिनल कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 300 शेयर्स हैं, 75 रुपीज के अकॉर्डिंगली हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना है जी।
300 मल्टीप्लीकेशन 75, तो ये शेयर कैपिटल हमारा डेबिट होने वाला है 22,500 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हमने एसपीआर नहीं रिसीव किया? यस, तो एसपीआर भी बेटे डेबिट होएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं एसपीआर। अब एग्जाम में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना, अगर टाइम ना अवेलेबल हुआ फिर एसपीआर भी लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो जी, एसपीआर डेबिट होएगा, ठीक है। 300 शेयर्स पे 10 रुपीज मेरे को एसपीआर का पैसा भी नहीं आया, ये भी रिवर्स होएगा जी, ठीक है। इसके इफेक्ट्स को हमें कैंसिल करना है, 3000 ये हो गया। और क्रेडिट क्या होने वाला है? टू कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स हमारी बुक्स में डेबिट हुआ है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कॉल्स इन एरियर्स को हमें क्रेडिट करना है। और कॉल्स इन एरियर्स कितना क्रेडिट होएगा? 300 नंबर ऑफ शेयर्स पे एक तो उस पर्सन ने हमें अलॉटमेंट नहीं पे की 30 रुपीज, एक उसने हमें कॉल मनी नहीं पे की। इसका मतलब 30 और 20 दोनों को प्लस करके कॉल्स इन एरियर्स जो क्रेडिट होएगा वो कितना होएगा? 15,000 रुपीज। 15,000 ये हमने कॉल्स इन एरियर्स को भी क्या कर दिया जी? क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अब हमारा जो शेयर फॉरफिटेड में पैसा जाएगा, तो शेयर फॉरफिटेड में हम कितनी मनी ट्रांसफर करेंगे जो हमें नॉमिनल वैल्यू रिसीव हुई है, तो चेक करते हैं जी। वैसे तो अगर मेरे को यहां से ही फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या है? 22,500 प्लस 3,000, 25,500, 25,500 में से 15,000 माइनस करोगे तो 10,500 आपकी ये बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफिटेड है। पर अगर मेरे को इसको क्रॉस वेरीफाई करना हो कि ये शेयर फॉरफिटेड एक्चुअल में वो अमाउंट है जो मेरे को रिसीव हुई है नॉमिनल वैल्यू की, तो वो मेरे को कैसे पता लगेगा? टोटल अभी तक कंपनी ने 75 कॉल्ड अप किए, ठीक है, जिसमें से उसने हमें, ठीक है, जिसमें से उसने हमें नॉमिनल के कितने पैसे नहीं दिए? नॉमिनल के 30 और 20 50 थे, 50 में से 10 प्रीमियम साइड पे करोगे तो नॉमिनल के कितने पैसे नहीं दिए? 40। और हमने 40 कैसे आया? टोटल 50 रुपीज कॉल्ड अप अपना कॉल्स इन एरियर्स है, 30 रुपीज अलॉटमेंट के, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के, और मेरे को इसमें से प्रीमियम साइड पे करके ये चेक करना है कि नॉमिनल के क्या नहीं आए। टोटल नॉमिनल 75 कॉल्ड अप है, जिसमें से 40 जो है वो अभी अनपेड है, ठीक है ना। 40 नॉमिनल वैल्यू जो है वो अनपेड है, ठीक है। 40 कैसे आया? 50 में से हमने प्रीमियम को साइड पे किया। 50 कैसे आया? 30 रुपीज अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, ठीक है। इसका मतलब 75 में से 75 नॉमिनल में से 40 नॉमिनल नहीं आए, तो कितने नॉमिनल आ गए हैं जी? बोलो कितने नॉमिनल आ गए होंगे? 35 नॉमिनल जो हैं वो कंपनी को क्या हो चुके हैं? रिसीव, और शेयर होल्डर की तरफ से वो क्या हो चुके हैं? पेड, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमें रिसीव हो चुका हुआ है 300 शेयर्स पे हमें 35 रुपीज के अकॉर्डिंगली जो अभी तक रिसीव हुआ है वो 10,500 है, और वही 10,500 हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, ठीक है ना। तो इसको ये मैंने क्रॉस वेरीफाई आपको करके समझा दिया कि बेसिकली शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा है जो नॉमिनल वैल्यू का हमें क्या हुआ हुआ रिसीव, तो दिस वन इज 35 रुपीज, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद मैं आगे चलता हूं जी। ये एंट्री बेसिकली डालनी नहीं थी मेरे को, पर मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मेरे को समझाने के लिए आपको ये एंट्री जो है पास करवानी पड़ी। तो इसका मतलब ये है, तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा जी यहाँ पे अब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10,500 हमारे पास शेयर फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ 300 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 300 शेयर्स जो अभी मैंने फॉरफिट किए हैं उसका मेरे पास शेयर फॉरफिटेड में 10,500 पड़ा हुआ है। अब मेरे को ये चेक करना है क्वेश्चन में कि इसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशू हो रहे हैं। तो लिखा है जी उसने क्वेश्चन में, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड, तो ये 300 शेयर्स री इशू हो रहे हैं एज फ्यूली पेड अप इशू हो रहे हैं जी, मतलब पूरा 100 रुपए का शेयर ही इशू हो रहा है। कहना इस तरीके से, इन सच ए वे कि आपका 3,100 रुपीज कहां पे ट्रांसफर हो? कैपिटल रिजर्व में। मतलब आप इस तरीके से शेयर्स को इशू करोगे कि जिससे आपका कैपिटल रिजर्व 3,100 रुपीज बन जाए। आ गया ना, कैपिटल रिजर्व पहले ही गिवन है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? कैलकुलेट री इशू प्राइस, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? अब हम बनाएंगे इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। ये जो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस आया मेरे पास 10,500, ये बेटा जो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस आया
शेयर फॉरफिटेड बैलेंस फॉर 300 शेयर्स। ठीक है, ये 300 शेयर्स का शेयर फॉरफिटेड बैलेंस आया है फॉर 300 नंबर ऑफ शेयर्स। ये हमें आया है जी 10,500 रुपये। ठीक है, और हमने री इशू कितने किए हैं? 100 शेयर्स। ठीक है, तो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस फॉर 100 शेयर्स, मैं 100 शेयर्स का चेक करूंगा ना कि शेयर फॉरफिटेड कितना बैलेंस पड़ा होएगा। तो 100 शेयर्स का हम चेक करेंगे जी। 100 शेयर्स का मेरे पास कैसे आएगा? 10,500 मेरे पास अवेलेबल है, 10,500 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 300 शेयर्स। ये 300 शेयर्स का है जी मेरे पास, और मेरे को ये अब कैलकुलेट करना है कि 100 शेयर्स का क्या होगा। तो व्हाट अबाउट द शेयर फॉरफिटेड बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स? तो 10,500 था 300 शेयर्स के अगेंस्ट, और मेरे को तो री इशू वाले शेयर्स के अकॉर्डिंगली देखना होता है। 10,500 डिवाइडेड बाय 300, व्हाट अबाउट द 100? तो ये आ गया जी 3,500 रुपीज। इसका मतलब हमारे पास 100 शेयर्स का, ठीक है, कितना शेयर फॉरफिटेड बैलेंस अवेलेबल है? 3,500 रुपीज। ठीक है, अब जब हमने री इशू किया होगा, तो अगर वो लॉस पे री इशू किया हुआ, मतलब डिस्काउंट पे री इशू किया हुआ, तो फिर वो इसमें से माइनस होके तभी कैपिटल रिजर्व आता है ना। ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व की कैपिटल रिजर्व का मतलब ही क्या है कि लॉस ऑन री इशू होने के बाद आपके पास ये 100 शेयर्स का क्या पैसा बचा, आपका एक्चुअल में नेट प्रॉफिट क्या है ये 100 शेयर्स का। जैसे अभी मैंने 100 शेयर्स का कितना निकाला है, मेरे पास अवेलेबल कितना था शेयर फॉरफिटेड बैलेंस? 3,500 रुपीज। 10,500 था 300 शेयर्स का, उसमें से मैंने 100 शेयर्स का फाइंड आउट किया, वो मेरे पास 3,500 आ गया। मतलब एक तरह से ना मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की तरह 3,500 गिवन आ गया। और क्वेश्चन के अंदर ही मेरे को ये गिवन है कि कैपिटल रिजर्व कितना बना? 3,100 रुपीज। मतलब ये हो गया कि मेरे पास 3,500 रुपया अवेलेबल था, और कैपिटल रिजर्व मेरे को पहले ही गिवन आ गया कि फाइनली हमने ये 100 शेयर्स को री इशू करने के बाद कितना पैसा बचाया? 3,100 रुपीज। मतलब 3,500 रुपीज जस्ट लाइक माई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, 3,100 रुपीज जस्ट लाइक माई नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है बीच में ये 400 रुपया कहां गया? 35 अवेलेबल था, फाइनली मेरे पास 3,100 रुपया आ गया। 3,100 रुपया मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि हमने लास्ट में 100 शेयर्स का 3,100 सेव किया, तो फिर 3,500 अवेलेबल था, आपने 3,100 बचाया, तो बीच में से 400 क्या हुआ? फिर 400 लॉस ऑन री इशू हो गया। हमें लॉस ऑन री इशू ऐसे फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये हो गया कि यहां पे जो 400 रुपया डिक्रीज हुआ है, वो 400 रुपया बेटे क्या हुआ है, आपने जब री इशू किए होंगे ये 100 शेयर्स, तो वहां पे आपका ये 400 पे आपने डिस्काउंट पे री इशू किए हैं, और ये 400 का डिस्काउंट जो री इशू के टाइम आपने ऑफर किया होगा अपने शेयर होल्डर्स को, वो हमने यहां से बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट की 400 रुपीज। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने रिवर्स ऑर्डर पे, मतलब कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा होएगा, शार्प होएगा, वही बच्चे ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ना जो मतलब जिन्हों आप पंजाबी च कहने हैं कि साडी नी जड़ी है, ठीक है ना, ये बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका बेस स्ट्रांग होएगा तो फिर ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। पर अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, आपको यही नहीं मालूम कि कैपिटल रिजर्व होता क्या है, कैपिटल रिजर्व मेरी फाइनल बैलेंसिंग फिगर है, तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना उन बच्चों के लिए टफ होएगा जो क्रैबिंग करते हैं वर्किंग नोट्स की। ठीक है ना, जो लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं उनको नहीं कोई इशू, पर जो क्रैमिंग करते हैं उनको ऐसे क्वेश्चंस डिस्टर्ब करते हैं। तभी वो बाहर आके बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, यार पेपर टफ आ गया। पेपर टफ ऐसा थोड़ी आता होता है। जब आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं तो आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअली उसको बड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली लॉस ऑन इशू। नॉर्मली हम बैलेंस निकालते हैं कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व गिवन है, मैंने लॉस ऑन इशू निकाल दिया। अब मैं चलता हूँ जी नेक्स्ट। उसने बोला है कि हमें ये पता लग गया कि 100 शेयर्स का लॉस ऑन री इशू कितना है? 400। तो मैं अगर पर शेयर लॉस ऑन इशू निकालूं, मतलब लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू पर शेयर, अगर मेरे को पर शेयर निकालना हो, टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस हमने निकाला 400 रुपीज। कितने नंबर ऑफ शेयर्स का? 100 शेयर्स का। तो पर शेयर लॉस कितना हो गया जी, बताओ फटाफट।
400 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स, तो पर शेयर लॉस आ गया 4 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 4 रुपए पर शेयर आपका लॉस आ गया। मतलब आपने रीइश्यू के टाइम जो डिस्काउंट ऑफर किया होगा वो कितना किया होगा, 4 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और आपके शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या थी? आपके शेयर की नॉमिनल वैल्यू बोलो जी क्या थी? आपके शेयर की नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज। 100 रुपीज का शेयर था और हमें यह पता लग गया कि लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर कितना है, 4 रुपीज। इसका मतलब 100 रुपीज का शेयर था, हमने 4 रुपए लॉस पे रीइश्यू किया हुआ है। इसका मतलब ये है जी कि मेरा रीइश्यू प्राइस कितना होएगा, बोलो फटाफट। 100 का शेयर 4 रुपए लॉस पे हमने रीइश्यू किया, इसका मतलब इसका रीइश्यू प्राइस कितना होएगा, 96 रुपीज पर शेयर। दिस वन इज अवर रीइश्यू प्राइस। बड़ी सिंपल सी बात है ना, 100 का शेयर था, 4 रुपए लॉस हो गया, ठीक है, रीइश्यू के टाइम पे, तो आपका जो ये रीइश्यू प्राइस आ गया, ये हमारा आ गया जी 96 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो ऐसे हमने ये कैलकुलेशन करनी है। चाहे आप ये जर्नल एंट्रीज उसने क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछी तो आप जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी है, आपने वो टाइम ऐसे आपने वहां पे नहीं खराब करना। जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है वहां पे फोकस करो। इवन कि ये एंट्री भी अगर ना डालनी हो, ठीक है, हमें सीधा सीधा पता लग सकता था कि शेयर फॉरफिटेड में 300 शेयर्स का कितना पैसा, 10,500। वो कैसे पता लगना था वो मैंने आपको समझाया था। ये तो मैंने चलो आपको समझाने के लिए डाली है। अदरवाइज अगर मेरे को ये क्वेश्चन फेस करना पड़े तो मैं ये एंट्री नहीं पास करूंगा। मैं ऐसे देखूंगा ना, 75 रुपीज थे, जैसे मैंने करवाया था, अभी करवाया था यहाँ पे 75 रुपीज थे टोटल कॉल्ड अप, जिसमें से 40 रुपए की पेमेंट नहीं आई, तो कितने की पेमेंट आ गई है, 35 रुपीज की। बस बात खत्म। 300 शेयर्स पे 35 रुपीज के अकॉर्डिंगली मेरा शेयर फॉरफिटेड में कितना होना चाहिए, 10,500। तो मैं 10,500 को ऐसे सॉल्व करता जी। ठीक है, सीधा सीधा कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स 50 रुपए हैं, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम है, उसको साइड पे करके नॉमिनल में से नॉमिनल माइनस करूंगा। ठीक है, तो 35 वो है जो मेरे को रिसीव हो गया, और 300 शेयर्स पे मेरे को 10,500 रिसीव हुआ होगा, और मैंने 10,500 की फिगर को यहाँ पे अपना पुट करना है, और फिर मेरा ये क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है ना, तो जनरल एंट्री क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको पास नहीं करनी। ठीक है जी, ये था जी एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें रीइश्यू प्राइस मेरे को कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, दिस वन इज द ट्रिकी क्वेश्चन। और आपके कॉन्सेप्ट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स और आपकी प्रैक्टिस, यही दो चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है ना, कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। और मतलब 3 घंटे में आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, दिमाग के साथ उसी स्पीड पे पेन भी चलना चाहिए मेरा। ठीक है, और आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है ना, बट प्रैक्टिस जरूरी है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि शायद कॉन्सेप्ट सुन के ही हम क्वेश्चंस अपने फाइनल एग्जाम में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है ना, तो आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालो, फिर आपकी प्रैक्टिस होएगी। उसके बाद आप 10 ईयर्स सैंपल पेपर्स जो मर्जी करो, फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।